हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं। और शुरुआत ही नहीं की है, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्परेटिव सेंटेंस को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये मैंने लिख दिया है यहाँ। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना प्रकट की गई हो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या समझ आया आपको? अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिलता है जिसमें आज्ञा दी गई हो तो वो इम्परेटिव होगा, प्रार्थना की गई हो तो भी वो इम्परेटिव होगा, सलाह दी गई हो तब भी वो इम्परेटिव होगा। क्लियर है? आज्ञा है तो इम्परेटिव, प्रार्थना है तो इम्परेटिव, सलाह है तो इम्परेटिव। अब सबसे बड़ी खास बात क्या है, आप कैसे पहचानोगे उसे? तो यहाँ मैंने नोट में लिख दिया है कि इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा रहता है। इसका जो कर्ता होगा वो छुपा हुआ रहेगा और वाक्य की शुरुआत फाइनाइट वर्ब से होती है। ये ध्यान देना है कि देखना आप कोई सेंटेंस ऐसा जिसमें कर्ता नहीं है और वाक्य की शुरुआत फाइनाइट वर्ब से हुई है तो समझ लेना वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं? अब देखो, मैं बताऊं आपको, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि अगर आपने असर्टिव सेंटेंस को नहीं ध्यान से पढ़ा है तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस शुरुआत थी और शुरुआत में वहां जितने रूल्स रेगुलेशन थे सब बताए गए हैं। अब यहाँ क्या डिफरेंस है? असर्टिव सेंटेंस से इम्परेटिव में आए तो क्या डिफरेंस है, या असर्टिव से इंट्रोगेटिव में गए क्या डिफरेंस है, बस उतने को जानना है। बाकी सारी चीजें असर्टिव की तरह ही रहती है। तो क्या डिफरेंस है यहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, ये जो सेड है इसके वाक्य के भाव के अनुसार इसको क्या करते थे? अगर हम असर्टिव में थे तो सेड को किस में बदलते थे? टोल्ड में बदलते थे। जब हम पहुंचे इंट्रोगेटिव में तो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ सेड को किस में बदलना है? ऑर्डर में बदलना है, कमांडेड में बदलना है, एडवाइज्ड में बदलना है, अरेंज्ड में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदलना है या बेग्ड में बदलना है। आदि का मतलब यहाँ क्या हो गया कि और ऐसे शब्द जो क्या कर रहे हो, ऑर्डर है ना, ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट को व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये प्रचलित शब्द हैं जो सबको पता रहते हैं, इसलिए इनको लिखने के बाद मैंने आदि लिख दिया है। अब दूसरा क्या नियम होता है कि यहाँ जो कनेक्टिव वर्ड रहता था तो असर्टिव में हम टू को दैट में बदल देते थे। जब हम इम्परेटिव में पहुँचे, इंट्रोगेटिव में पहुँचे तो इफ या वेदर में बदलते थे। और सेकंड टाइप क्वेश्चन रहता था तो क्वेश्चन वर्ड ही काम करता था। बट यहाँ क्या होगा, कनेक्टिव वर्ड को टू का प्रयोग करेंगे कनेक्टिव वर्ड के स्थान पे। ठीक, एग्जाम्पल देख लो। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। द टीचर सेड टू मी, यहाँ तक तो ठीक है, देखना यही है, इसी को देख के पहचान करना है। तो यहाँ देख लो, कर्ता नहीं है और वाक्य की शुरुआत फाइनाइट वर्ब से हुई है, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इसको बदलने के नियम देख लो। द टीचर ऑर्डर सेड टू को किस में बदल दिया हमने? ऑर्डर में बदल दिया। ठीक, क्यों ऑर्डर में बदल दिया? क्योंकि टीचर है और वाक्य को देखो क्या कह रहा, क्लास में बैठो और पढ़ो, इसका मतलब आदेश दिया जा रहा है, वाक्य का भाव बता रहा, आदेश दे रहा टीचर, तो ऑर्डर हो गया। ठीक, मी, अब देखो कामा नोटेड कामा हटा तो कनेक्टिव वर्ड टू लग गया। सिट बदलने वाला नहीं है, रह गया। इन नहीं बदलता है, रह गया। योर, ये क्या था? प्रोनाउन था, तो प्रोनाउन के लिए पूर्वत। बाकी सारे नियम मैंने क्या बोला? पूर्वत रहेंगे, असर्टिव की तरह रहेंगे। तो असर्टिव में आपको प्रोनाउन संबंधी नियम बताए गए थे। क्या बताया गया था? यस ओ एन बाई 1 2 3, मतलब सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो ये सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? माई, तो माई हो गया। ठीक, क्लास बदले वाला नहीं था, लिख दिया। एंड नहीं बदलने वाला था, लिख दिया। लर्न भी नहीं बदलेगा। अब फिर से बदलने वाली चीज एक मिल गई, योर, तो योर पोसेसिव केस था, तो इसका क्या हुआ? इसके अनुसार जब बदलेगा तो माई हो जाएगा, तो माई लेसन। ठीक, इसे आप नोट कर लो, फिर अभी और बताता हूं।
हाँ, तो अब ये देखना है हमको कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंस रखता हो, नेगेटिव भाव हो उसमें, इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि आपको नेगेटिव भाव वाला है, उसमें डू नॉट रहेगा। ठीक, तो यहाँ लिख दिया मैंने, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसे बदलने के लिए 2 नियम। कौन कौन से 2 नियम है भैया? पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दो। अभी आपको बताया था एडवाइज लगाओ, सजेस्टेड लगाओ, रिक्वेस्टेड लगाओ, ऑर्डर लगाओ, कमांडेड लगाओ, मतलब वाक्य का भाव देखना रहता था। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड लगाओगे तो आपको वाक्य का भाव देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, फॉरवर्ड में बदलो और डू नॉट को हटा दे। जो डू नॉट था उसको हटा करके वर्ब से पहले टू का प्रयोग करके बनाइए। ठीक, एग्जाम्पल देख लो। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। अध्यापक ने बच्चे से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को भी गाली ना दो। अब देख लो इसका क्या हुआ है, फॉरवर्ड से कैसे करते हैं। द टीचर फॉरवर्ड, देखो कुछ भी ध्यान नहीं देना, फॉरवर्ड लिख दिया, द बॉय, अब डू नॉट को हमने हटाया, इसकी जगह पे टू से शुरू किया, टू अब्यूज एनीवन। दूसरा क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदले। आपका मन करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करो, भाव के अनुसार बदलो, तब केवल डू हटाना। तब डू को हटाकर वर्ब से पहले नॉट टू लगाएं। अब इसी एग्जाम्पल को देख लो, यहाँ हमने फॉरवर्ड लिखा था, अब टीचर है ना, तो उस वाक्य में आपने देखा था टीचर है, बड़ा है तो आदेश कर रहा था, बट यहाँ पर कोई सलाह लग रहा दे रहा है टीचर, तो इसलिए एडवाइज हो गया। द टीचर एडवाइज, किसको सुझाव दिया? द बॉय, लड़के को। अब हम चूंकि भाव के अनुसार बदल रहे हैं तो लिखा था नॉट टू, वर्ब से पहले नॉट टू लगाना है, अब्यूज वर्ब था उससे पहले नॉट टू लगा दे। यहाँ वर्ब से पहले टू लगाना था तो वर्ब से पहले टू लगा, तो नॉट टू अब्यूज एनीवन। तो पूरा क्या हो गया, द टीचर एडवाइज द बॉय नॉट टू अब्यूज एनीवन। ठीक, चलिए, तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। तो नेगेटिव में अगर डू नॉट हो तो उसको बदलने के 2 नियम होते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हुआ हो, नेवर भी निषेधात्मक बताता है। ठीक, नेवर से, डू नॉट से होगा तो 2 नियम लगाओगे, लेकिन अगर नेवर से हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदले और वर्ब से पहले नेवर टू का प्रयोग करें। मतलब जैसे जो दूसरा वाला नियम था नॉट टू वाला, वही वाला सिस्टम है, बट वहाँ वाक्य के भाव के अनुसार हम कुछ भी लिख सकते थे रिपोर्टिंग वर्ब को हटाकर। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास क्या है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब हटाना है और उसकी जगह एडवाइज्ड ही लगाना है। ठीक, एग्जाम्पल देख लो, माय फादर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। तो क्या बना दिया इसको हमने, माय फादर एडवाइज्ड मी नेवर। देखो लो यहाँ, अभी नॉट टू वाले में और इसमें क्या फर्क है आप देखो, समझो। वहां भी था, अभी इसके पहले वाला वाक्य हमने बनाया तो वहां भी था, ने क्या किया था हमने, नॉट वाले में एडवाइज्ड ही लगाया था। लेकिन अगर कोई भाव और हो तो हम और भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ भाव को देखना ही नहीं है, सेड टू को केवल एडवाइज में बदल देना है। ठीक, बाकी नेवर टू से, देखो वर्ब से पहले नेवर टू, तो वहां भी वर्ब से पहले नॉट टू था, नेवर टू वेस्ट माई टाइम। फिर से देखते हैं, माई फादर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। माई फादर एडवाइज, यहाँ लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदले तो मैंने एडवाइज में बदल दिया। फिर यहाँ नेवर टू लिखा था, क्या लिखा है, वर्ब से पहले नेवर टू का प्रयोग करें, तो वर्ब यहाँ वेस्ट है, इससे पहले हमने नेवर टू कर दिया। फिर वेस्ट आ गया, अब योर प्रोनाउन था तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मी था तो माई हो गया टाइम। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान आपको रखनी है कि नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे। अब अगला रूल है, जिन वाक्यों में सर, प्लीज, काइंडली आदि का प्रयोग हुआ हो, है ना, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे यहाँ था कुछ सोचना नहीं है, एडवाइज लगाना है, ऐसे यहाँ है कुछ सोचना ही नहीं है, केवल रिक्वेस्टेड लगा देना और इन्हें हटा देना है। एग्जाम्पल देख लो, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। विद्यार्थी ने कहा सर मुझे उपस्थित कर दीजिए।
द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, देखो कहा था ना अगर सर आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, रिक्वेस्टेड लगा देना है। तो कुछ नहीं सोचा, हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया। ठीक, अब पुराना नियम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा, टू लग गया, सर को लिखना ही नहीं है, हटा दिया, मार्क हो गया। अब मी फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार बदलेगा, कर्ता स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, तो अब यहाँ टीचर भी थर्ड पर्सन था, कंफ्यूजन आती, इसलिए यहाँ बीच में स्टूडेंट हमने लिख दिया ब्रैकेट में। ऐसा मैंने बताया था, आपको असर्टिव में ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो अभी भी जानो कि अगर दोनों थर्ड पर्सन है, किसके लिए लगा है वो लिख देना जरूरी रहता है। तो हिम किसके लिए था, स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट हो गया, फिर प्रेजेंट। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। हाँ, तो अब इम्परेटिव सेंटेंस में एक बात और रह गई थी, जो यहाँ बताने के बाद में ये बात समाप्त हो जाएगी और आज वीडियो भी यहीं पे हम लोग बंद करेंगे। फिर जो दूसरा वीडियो होगा इम्परेटिव में वो लेट से शुरू होगा और लेट वाला वीडियो मैं दूसरे दिन डालूंगा। ठीक, तो अब क्या रह गया है, देखो यहाँ हमने लिखा ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनसे विनम्रता का, ध्यान देना आपको, इंट्रोगेटिव हो लेकिन उससे विनम्रता का भाव झलकता हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस की तरह इनडायरेक्ट में बदला जाता है। फिर से समझो, वाक इंट्रोगेटिव का होगा, दिखेगा, इंट्रोगेटिव दिखेगा, लेकिन अगर उसे विनम्रता का भाव झलकेगा तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस की तरह इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम्पल इसलिए मैंने दो लिखे हैं, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज, क्या आप कृपया करेंगे, गिव मी योर पेन, अपना कलम देने की। ठीक है, तो अब देख लो ऐसे वाक्यों में चूंकि विनम्रता होती है तो क्या करेंगे हम, रिक्वेस्टेड करेंगे या भाव के अनुसार जो भी बात दिखता हो वो आप कर लो। तो ही रिक्वेस्टेड, उसने विनती किया, अब उड़ तो लिखा नहीं जाएगा, अब यू कैसे लिखेंगे, प्लीज भी नहीं लिखना रहता, तो वर्ब से स्टार्ट करेंगे। आपको केवल एक चीज ध्यान देना है, कितना भी बड़ा कुछ लिखा गया हो बट आपको स्टार्ट कहाँ से करना, वर्ब, और वर्ब से पहले आपको टू लिख लेना है। तो यहाँ ये सब वर्ब नहीं था इतना, तो इसलिए इतना मैंने गायब कर दिया। गिव लिखना था तो उससे पहले मैंने टू लगा दिया। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, अब हिम कहाँ आ गया, मी है फर्स्ट पर्सन, हाँ कर्ता के अनुसार बदलेगा तो ही था इसलिए हिम आ गया। यू योर है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी था तो माई हो गया। पेन, तो क्या बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि अगर इम्परेटिव वाला, मतलब ऐसा कह लो कि इम्परेटिव वाला इंट्रोगेटिव, कैसे पता चलेगा सर, तो आप जान जाओ कि उसमें उड़ तो जरूर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, इंपरेटिव वाले इंट्रोगेटिव में आपको उड जरूर देखने को मिलेगा 99% केसों में। तो यहाँ भी देखो उड है, यहाँ भी उड है, अगर ऐसा दिखेगा तो समझ जाओ ये इंपरेटिव वाला इंट्रोगेटिव है, तो उसको आप इंपरेटिव की तरह बदलोगे। तो इंपरेटिव में क्या था, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, टू लगाओ और यहाँ भाव के अनुसार आप बदलो, तो वैसे ही करना है। अब आएगा इतना लंबा लंबा शब्द है, इसको क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, सब छोड़ देना, बस इंपरेटिव सेंटेंस। अभी तक आपने देखा ना, जितने भी आपने आज पढ़ा है सब में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो उसका वर्ब से ही हम लोग इनडायरेक्ट में उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ ये सब छूट जाएगा, वर्ब से पहले टू लग गया तो हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। बाकी हिम और माई ये तो एसर्टिव की तरह बदले गए हैं। इसमें देखो सी सेड, उसने कहा, वुड यू लाइक टू हैव ए टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। तो सी इनवाइटेड, इसका मतलब वो निमंत्रण दे रही है। यहाँ रिक्वेस्ट था तो रिक्वेस्टेड लगा दे, यहाँ निमंत्रण था तो इनवाइटेड लगा दिया। किसको, मी, मुझे। ठीक है, यहाँ पर यू था तो मी होता, तो यहाँ मी पहले से लिखा गया है, तो सी इनवाइटेड मी। अब देख लो यहाँ टू था भी ना होता तब भी लगाते, वर्ब यही है, तो टू हैव ए टी विथ हर। ठीक, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद में अब इंपरेटिव में खत्म हो चुका है, अब हम लोग लेट का वाक्य करेंगे। लेट वाला वाक्य करने के बाद एक बार ओवरऑल सबका करेंगे। ठीक है।